गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो कल वाला एग्जाम्पल काफी बच्चों ने बोला कि दोबारा करा दो, ठीक है। चलो एक बार में दोबारा कल वाला एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है भाई। देखो ये है Fe2S3 प्लस ये कन्वर्ट हो रहा है FeSO4 में, है ना। ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस SO2, ठीक है। हमें Fe2S3 का एन फैक्टर बताना है, इसका इक्विवेलेंट वेट बताना है हमको, है ना। अब आप देखो बेटा, Fe यहां पर Fe+3 है, Fe+3 है यहां पर, और इधर Fe+2 है। सल्फर यहां पर -2 है, इधर सल्फर +6 है, इधर सल्फर +4 है, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, Fe 2 है, एक Fe यहां +3 है और यहां +2, तो +3 से +2, इससे मतलब है मैं सिर्फ +3 से +2, तो Fe में एक का डिक्रीमेंट हो रहा है, एक Fe में। पर Fe2S3 में Fe 2 है, तो 2 में कितने का डिक्रीमेंट होगा? 2 का डिक्रीमेंट होगा। अब इस एक मोल में, एक मॉलिक्यूल में सल्फर 3 है और एक सल्फर पर -2 है। अब देखो बेटा, सल्फर यहां भी जा रहा है, 2 सल्फर +6 में जा रहे हैं, एक सल्फर +4 में जा रहा है, पर हमें यहां पर 3 सल्फर है, 3 सल्फर का चेंज देखना है। तो एक सल्फर -2 से +6, देखो एक सल्फर में -2 से +6 कितने का इंक्रीमेंट? 8 का। पर -2 से +6 में 2 सल्फर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एक में 8 का इंक्रीमेंट, तो 2 में कितने का इंक्रीमेंट होगा? 16 का इंक्रीमेंट होगा। पर अभी एक सल्फर और बचा, वो किसमें जा रहा है? +4 में, तो -2 से +4 कितने का? 8 का। टोटल देखो, ये 2 सल्फर में इंक्रीमेंट है, ये एक में, टोटल इंक्रीमेंट कितने का हुआ? -2 से +4 6 का, ठीक है। -2 से +4 कितने का? 6 का इंक्रीमेंट। टोटल इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 22 का। अब देखो बेटा, Fe2S3 में आयरन तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 आयरन, और सल्फर 3 है, 3 सल्फर 22 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं। तो ओवरऑल लॉस कितने का हो गया? 22 - 2 20, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट होगा M/20, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने काफी लोगों ने पूछा है, इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब बताओ, क्लियर हुआ नहीं हुआ? लिखो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आज बहुत इजी सा टॉपिक होना है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट टाइप लिखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, साथ साथ लिखो, वैसे आप सब लोग साथ साथ ही नोट्स बना लेते हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो एटम या मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, व्हेन टू एटम और मोर देन 2 एटम लिख लो, व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स और मॉलिक्यूल कंबाइन, ठीक है। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम या मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और एक थर्ड मॉलिक्यूल बनाते हैं, टू फॉर्म थर्ड मॉलिक्यूल, टू फॉर्म थर्ड मॉलिक्यूल, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 मॉलिक्यूल या 2 एटम या एक मॉलिक्यूल एक एटम, ठीक है, आपस में कंबाइन करते हैं और थर्ड कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सिंपल है, जैसे Mg + ½ O2 क्या बन गया? MgO, है ना।
देखो पहले ये रेडॉक्स है या नहीं है, इट इज रेडॉक्स और नॉट। देखो Mg जीरो है बेटा, यहां पर Mg क्या है +2, ऑक्सीजन जीरो है, यहां पर ऑक्सीजन क्या है -2, तो हो गई रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देख के मालूम चल जाएगा कि इसमें कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, देख के पता लगा सकते हो, इजी है आपके लिए। और जैसे C+O2 CO2, ये वो रिएक्शन है जो काफी कॉमन है। Mg प्लस N2 क्या बनेगा, Mg3N2, है ना, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। देखो Mg ये एटॉमिक फॉर्म में है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये कंबाइन होके क्या बना लिया Mg3N2। ऐसे लिथियम प्लस N2, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, Li3n, है ना, अपने आप बैलेंस करो हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, CH4 प्लस O2 क्या बना, CO2 प्लस H2O। देखो इसमें हाइड्रोजन का, अब इसमें सब में चेक करो, यहां पर कार्बन जीरो था, यहाँ +4, है ना, रेडॉक्स है नहीं है, या किन एटम में चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, वो देखते जाओ, है ना। अब तो बहुत इजी है आपके लिए, जीरो ये क्या होगा -2 होगा, Mg जीरो होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा Mg +2, ये वैलेंस आ गई। नाइट्रोजन जीरो है, पर नाइट्रोजन का क्या होगा -3, है ना। लिथियम जीरो बेटा, यहाँ पर क्या होगा लिथियम का +1, लिथियम का +1, नाइट्रोजन का क्या होगा -3, लिथियम नाइट्राइड बोलेंगे इसको। रिएक्शन को बैलेंस करोगे अपने आप हिट एंड ट्रायल मेथड से। CH4 कार्बन का -4, यहाँ कार्बन का +4, ऑक्सीजन का 0, यहां पर ऑक्सीजन का -2, यहां भी -2। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, देख लो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होगी बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं आपको नहीं भी कराता तब भी आप आराम से देख के बता लेते। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा इसलिए बता दिया। ठीक है, इजी है बहुत, देख के बता सकते हैं कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये भी देख के मालूम चल रहा है कि ये टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये नोट कर लिया होगा आपने, नेक्स्ट हेडिंग डालो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो, डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नोट करो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कोई एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा हो, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। राइटिंग समझ में आने लगा होगा आपको, चलो फिर सही से लिख देता हूं, स्पेलिंग देख लेना सही लिखिए गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा हो, है ना। जैसे बेटा ये KClO3, देखो ध्यान से, KCl प्लस O2, आपको बताना है इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। देखो ध्यान से, KClO3 को जब डिकम्पोज करेंगे तो KCl प्लस O2 में, O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में KCl बन गया और O2 बन गया। अब इसमें देख के बताओ किसका ऑक्सीडेशन है और किसका रिडक्शन है। ठीक है, देखो Cl क्या बेटा, यहाँ पे +5 है ना, इजी है। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर बेटा, -2 है ऑक्सीजन। Cl +5 से क्या हो गया, -1। ऑक्सीजन -2 से क्या हो गया, 0, है ना। अब आप देखो एक ही मॉलिक्यूल है, इसमें एक एटम का रिडक्शन और एक एटम का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब देखो +5 से -1, क्लोरीन का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक तरह से ये इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स भी है, लिखो इंट्रा मोलिकुलर रेडॉक्स, क्या बोल सकते हैं इसको, इंट्रा मोलिकुलर रेडॉक्स।
इंट्रा, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। भाई मॉलिक्यूल तो एक ही है, देखो जैसे हमने ये रिएक्शन पढ़ी बेटा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर मोलिक्यूलर, है ना। जो हमने पढ़ी थी जैसे ये Zn से Cu प्लस टू, सॉरी Cu+2 है और Zn+2, तो देखो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, उसमें उस मॉलिक्यूल के अंदर एक टाइप के एटम का रिडक्शन, दूसरे टाइप का ऑक्सीडेशन, उसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स। क्लियर है? अब आप देखो चेंज, देखो Cl+1 से क्या है? -1, कितने का चेंज हो रहा है बेटा? 6 का। ऑक्सीजन यहां -2 है, -2 से 0, एक ऑक्सीजन में 2 का चेंज है, 3 ऑक्सीजन में कितने का चेंज होगा? 6 का, बराबर आएगा। ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन वाले में ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये बात समझ में आई? यस और नो बताओ। देखो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बेटा ये। अब इसमें देखो ध्यान से, दोबारा बता रहा हूं, +5 से -1, क्लोरीन तो एक है, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। इस मॉलिक्यूल में एक एटम का ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहां पर ऑक्सीजन देखो -2 है, -2 से 0, ठीक है। हमें 3 ऑक्सीजन की बात करनी है इस मॉलिक्यूल में, एक क्लोरीन और 3 ऑक्सीजन है। अब दो क्लोरीन एक है तो +5 से -1, कितने का चेंज हो रहा है? 6 का, ठीक है। अब यहां ऑक्सीजन है -2 से 0, एक ऑक्सीजन में -2 और 3 में कितना होगा? 6, 3 में चेंज कितना आएगा? 6 का, ठीक है। तो एन फैक्टर भी इसका 6 ही बोलेंगे। ध्यान रखना बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, है ना। एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो एक रिड्यूस हो रहा होगा, पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम आएंगे, चाहे आप ऑक्सीडेशन वाले ले लो चाहे रिडक्शन वाले ले लो, चाहे ले लो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, चाहे ले लो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो एन फैक्टर कितना लिखोगे बेटा? इसका 6 लिखोगे, ठीक है, 0 नहीं लिख देना। ये क्या है? इंट्रा मोलिकुलर रेडॉक्स है, उसमें एन फैक्टर का तरीका क्या है कि कोई भी एक, चाहे इलेक्ट्रॉन लेने वाले लिख दो, ठीक है, कितने ले रहा है? तो 6 ले रहा है, और दे कितने रहा है? 6 ले रहा है, तो एन फैक्टर कितना होगा? 6 होगा इसका, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है तरीका। जैसे आगे देखो, ये है बेटा NH4NO2, NH4NO2, बताओ इसमें ये कन्वर्ट है, डिकम्पोज NH4NO2 को जब हीट करते हैं तो ये N2 प्लस H2O में जाता है, N2 प्लस H2O। दूसरा है NH4NO3, ये जाएगा N2O प्लस H2O में। अब आप इन दोनों का मुझे एन फैक्टर बताओ, ठीक है, और इसमें अलग अलग एटम, किस एटम का ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है, आराम से 2-3 मिनट का समय लो, सोचो ध्यान से, तब बताओ, कोई जल्दी नहीं। चलो आप देखो ध्यान से, देखते हैं क्या आएगा। देखो ध्यान से बेटा, NH4NO2, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कैसे ब्रेक होगा? NH4 प्लस और NO2 माइनस में। जब मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा रहा था ऑक्सीडेशन नंबर, तब मैंने बताया कि इसको अलग अलग निकालेंगे, है ना, इसको ब्रेक करेंगे NH4 प्लस NO2 माइनस। NH4 प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 आएगा, है ना, और NO2 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, ठीक है। अब आप चाहे कोई भी ले लो, ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन वाला, लेना कोई एक ही पड़ेगा। अब -3 से 0, ठीक है, नाइट्रोजन का N2 में नाइट्रोजन का क्या होता है? 0, तो -3 से 0, तो क्या हो रहा है? देखो -3 से 0 इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ये देखो +3 है, +3 से 0 ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कोई भी एक लेना है, ठीक है, नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई एक, किसमें? इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स में। ध्यान रखना, ये सारी रिएक्शन क्या हो गई? इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स।
तो इसका एन फैक्टर NH4NO3 का यहां पर लिखोगे 3 आ गया। ठीक है, अब देखो NH4NO3 कैसे ब्रेक होगा? अच्छा, इसमें देखो नाइट्रोजन होगा बेटा -3, देखो ध्यान से, और यहां पर होगा +5, है ना? सब सही किया आप लोगों ने, सारे बच्चों ने। NH4NO3 को कैसे ब्रेक करोगे? NH4 प्लस NO3 माइनस, है ना? NH4 प्लस में नाइट्रोजन -3 है और NO3 माइनस में नाइट्रोजन +5 है। माइनस, अब देखो N2O में बेटा नाइट्रोजन का 1 आएगा, +1, ठीक है? निकाल लो, 2x - 2 = 0, x कितना आ जाएगा 1, नाइट्रोजन का +1 है। अब यहां देखो NH4 प्लस में भी एक नाइट्रोजन है, भी एक नाइट्रोजन है, तो -3 से +1 कितने का चेंज? 4 का, है ना? -3 से +1 4 का चेंज, या +5 से +1 कितने का चेंज हो गया? 4 का। तो कोई भी ले सकते हो आप, चाहे देने वाले इलेक्ट्रॉन या लेने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो इसका एन फैक्टर होगा 4। क्लियर है? एन फैक्टर समझ में नहीं आया? दोबारा फिर देखो एक दो एग्जांपल में, कब तक नहीं आएगा देखो भाई। और एग्जांपल देखो, KClO3 भाई, KClO3, KCl + O2, इसमें आप एन फैक्टर बताओ KClO3 का। चलो बताओ एन फैक्टर कितना होगा? अच्छा, पहले करा दिया, दोबारा से सेम KClO3, ठीक है? और एग्जांपल देखो, H2O, H2 प्लस हाफ O2, H2 का कितना होगा ये बताना है, ठीक है? CaH2, Ca प्लस H2, ठीक है? CaH2 बताओ। और NaH, तो इसमें देखो बता देता हूं मैं, आसानी है। हाइड्रोजन या +1 है या 0 है, पर 2 हाइड्रोजन है बेटा इसमें, तो 2 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा? 2। ऑक्सीजन -2 है, यहाँ ऑक्सीजन 0 है, तो -2 से 0, तो एन फैक्टर कितना लोगे H2O का? 2। ध्यान रखना, आगे बड़ा यूज होने वाला है H2O का एन फैक्टर, ठीक है? H2O का एन फैक्टर इस रिएक्शन में कितना? 2 होगा। भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो चाहे आप H2 के केस में ले लो, चाहे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, -2 से 0, और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है +1 से 0। क्लियर है? अब CH2 देखो, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड, और इसका एक नाम होता है हाइड्रोलिथ, है ना? यूज हो सकता है, ध्यान रखना, हाइड्रोलिथ। Ca बेटा है +2 है, +2 से क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन -1 है, याद रखो, मैंने बताया आपको, मेटल के साथ हाइड्रोजन होगा तो -1 चार्ज होगा, तो -1 से क्या हो गया? 0 हो गया। और हाइड्रोजन 2 है ना, तो 2 के लिए 2 कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2 कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तो चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, एन फैक्टर कितना आएगा इसका? 2 आएगा, ठीक है? ध्यान रखना, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स में हम किसी भी एक का या ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉन ले लो, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लॉस कर रहा है, या गेन वाले इलेक्ट्रॉन ले लो, ध्यान रखना है ना एन फैक्टर। आगे लिखो, नेक्स्ट, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं डालो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा? जैसे ये X प्लस YZ, XY प्लस Z, ठीक है? XZ प्लस Y, जैसे इसने X ने Y को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है? नाम से ही मालूम चल रहा है, हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टाइप क्या है, डिकम्पोजिशन है या कॉम्बिनेशन है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि कोई एक मेटल या नॉन मेटल किसी दूसरे को
डिस्प्लेस कर दें, यहां x किसको डिस्प्लेस कर रहा है, y को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसका ए पार्ट लिख लो, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट में एग्जांपल लिखो बेटा, CuSO4Zn, ZnSO4 प्लस Cu, है ना। देखो तुमने 10th में पढ़ी होगी, इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है ना। जब जिंक इसके अंदर मिलाते हैं तो ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि ZnSO का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, कलरलेस होता है। यहां देखो जिंक क्या है बेटा, 0 है, यहां जिंक क्या हो गया, +2, यहां कॉपर क्या है, +2 है, यहां कॉपर क्या हो गया, 0 हो गया। जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट में से, वो कैसे मालूम चलता है, वो डिपेंड करता है एक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब रिएक्टिविटी कैसे मालूम चलेगी, तो एक्टिविटी सीरीज हमने क्लास 9th या 10th में पढ़ी होगी, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप आगे हम भी पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको, लेकिन वो आगे आएगा, तो तब मालूम चल जाएगी कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। नहीं तो 9th-10th में आपने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी होगी, ठीक है। चलो उसकी भी बात नहीं करते, अभी तो आपको पहचानना है कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस हो रहा है। तो देखो जिंक ने क्या करा बेटा, यहां से कॉपर को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ये सल्फेट क्या होगा, स्पेक्टेटर आयन, इसको हटा दो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, Cu+2 प्लस Zn+2 प्लस कॉपर। सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फेट में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि सल्फेट क्या होगा, स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर आयन, समझे ना, जिसका कोई मतलब ही ना हो, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो ही नहीं, तो ये इसको क्या बोलेंगे बेटा, आयनिक रिएक्शन बोलेंगे, है ना। इसमें Zn किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्लियर है। और एग्जांपल देख लो, Cr2O3 प्लस एल्युमिनियम क्या बन गया, Al2O3 प्लस Cr। ये रिएक्शन को हम हिट एंड ट्रायल डायरेक्ट बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम में Cr को डिस्प्लेस कर दिया, इसमें 0 से क्या हो रहा है, +3, या +3 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है ना। जैसे V2O5 प्लस Ca, तो क्या बन जाता है, CaO प्लस V, है ना। ये बैलेंस करके बतानी है मुझे सारी, हिट एंड ट्रायल मेथड से डायरेक्ट देख के, ठीक है। तो ये हो गया बेटे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसको बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ध्यान से सारा, ठीक है। इसमें बड़े सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब लिखो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कहीं डाल लो, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जैसे K है, अगर K की रिएक्शन H2O से करा दे, लिख लो, कुछ मेटल होते हैं एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, नोट करो, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आर मोर रिएक्टिव, they react with cold water, some of the alkali metal and alkaline earth metal, साथ साथ लिखो, some of the alkali metal और alkaline earth metal are very good reductant, are very good reducing agent, they react, they displace hydrogen from cold water, लिख लिया। some of the alkali metal and alkaline earth metal are very good reducing agent or reductant, they displace hydrogen from cold water, they displace हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, और देखो बेटे क्या बनेगा, एक KH और हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देते हैं। K है, बेरियम है,
क्या बनेगा, बी ए ओ एच का होल ट्वाइस प्लस H2। Na भी रिएक्ट कर जाता है, Na वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaH प्लस हाफ H2। नोट कर लो, NaH प्लस हाफ H2। ठीक है, तो देखो ये क्या कर रहे हैं, के जो है नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। कुछ लिखो, सम लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल, नोट करते हो साथ साथ, इजी है, जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते। सम लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे एग्जांपल आयरन हो गया, Fe प्लस H2O। आपको स्टीम लेनी पड़ेगी, गर्म लेना पड़ेगा, क्या मिलेगा, Fe3O4 प्लस H2। नोट कर लो, ठीक है। आयरन जो है ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, हमें स्टीम लेनी पड़ेगी, उससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Fe2O3 Fe3O4। ठीक है, दोनों रिएक्शन लिख सकते हो, Fe प्लस H2O, Fe2O3 प्लस H2। ठीक है, दोनों रिएक्शन कोई भी लिख लो, क्योंकि ये क्या होती है, मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड मैंने आपको बताया, याद करो, FeO प्लस Fe2O3 का मिक्सचर है ना, दोनों नोट कर लो। आगे लिखो, कुछ मेटल्स होते हैं, नोट कर लेना, मैनी मेटल्स इंक्लूडिंग, मैनी मेटल्स which do not react with cold water। बहुत सारे मेटल होते हैं और उनको भी इंक्लूड कर लो जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते। नोट करो, मैनी मेटल्स इंक्लूडिंग विच डू नॉट रिएक्ट विद, मैनी मेटल इंक्लूडिंग विच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। अभी कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना, टाइप का ध्यान रखना इस चैप्टर में कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप की है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मेटल डिस्प्लेसमेंट है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, कौन किसको हटाएगा, वो रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी, उसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। तो इसमें बेटा एग्जाम्पल लिख लो, Zn प्लस ट्वाइस HCl, क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, Fe प्लस ट्वाइस HCl, FeCl2 प्लस H2, Mgb प्लस ट्वाइस HCl, MgCl2 प्लस H2। ठीक है, साथ साथ सुनते जाना, राइटिंग कम समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है। देखो Fe किसको डिस्प्लेस कर रहा है, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, अब तो देख के पता लगा सकते हो कौन सा मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट होगा, कौन सा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, कुछ बहुत कम रिएक्टिव मेटल होते हैं, देखो जैसे Ag और Au, दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। इवन ये हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, HCl से भी रिएक्ट नहीं करते, लिख लो, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ये HCl से भी रिएक्ट नहीं करते। नोट कर लो एक बार, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, है ना, काफी तेज हो गया। तो आपको समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब लिखो डिस्प्रोपोर्शनेशन, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले, लेकिन फिर लिखाऊंगा क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो याद करनी पड़ेगी, तो जो भी हमें लर्न करना पड़ेगा वो बार बार आएगा। लिखो डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन
रिएक्शन, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं तो खुद ही समझ जाओ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं बताया था, अब बताता हूं। देखो तरीके अलग है बेटा, इसलिए बार बार पढ़ना पड़ेगा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है। लिखो डेफिनेशन अपने वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में डेफिनेशन लिख लो। डिस्प्रपोर्शनेशन कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन होती है? इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। वही ऑक्सीडाइज होता है और वही मॉलिक्यूल क्या होता है, रिड्यूस होता है। उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कंफ्यूज मत होना किससे, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स से कंफ्यूज मत होना। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है पर उस मॉलिक्यूल के अलग अलग एटम ऑक्सीडाइज, अलग एटम रिड्यूस। लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में सेम टाइप का मॉलिक्यूल, अगर क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्लोरीन रिड्यूस होगा, फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो फॉस्फोरस ही रिड्यूस होगा, है ना। लेकिन इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स क्या होती है, एक मॉलिक्यूल का अलग अलग एटम, जैसे KClO3 था तो क्लोरीन क्या हो रहा था, रिड्यूस, और ऑक्सीजन क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, है ना, ध्यान रखना। इसलिए देखो इतने सारे एग्जाम्पल आपको बार बार करा रहा हूं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल, जैसे ये X2 है बेटा, X2 क्या है, हेलोजन। हेलोजन ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके 2-3 चैप्टर में आनी है। इससे आगे पी ब्लॉक आता है, बहुत बड़ा चैप्टर, याद करने के लिए रिएक्शंस होती है उसमें और काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पी ब्लॉक की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है X2। अगर X2 की रिएक्शन कोल्ड एंड डाइल्यूट बेस से कराते हो, NaOH से या KOH से, तो ये बेटा बनता है X माइनस और XO माइनस, या आप ऐसे लिख सकते हो NaX और NaOX, है ना। भाई Na को नहीं लिखा क्योंकि Na क्या है, स्पेक्टेटर आयन। हमने बेस से रिएक्शन कराई है NaH से, तो X माइनस और XO माइनस, या NaX और NaOX एक ही बात है। Na प्लस को लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि Na प्लस क्या है, स्पेक्टेटर आयन है। तो X माइनस को क्या बोलेंगे बेटा, हेलाइड, हेलाइड। और XO माइनस क्या होता है, हाइपोहेलाइट, हाइपोहेलाइट। जैसे NaX क्या होगा, सोडियम हैलाइड, लिखते जाओ साथ साथ। और NaX को क्या लिखोगे, सोडियम हाइपोहेलाइट, सोडियम हाइपोहेलाइट। अब एक चीज ध्यान रखना, X2Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, बट नॉट F2। रीजन बताओ इसका, F2 क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोले, F2 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि F2 F माइनस में जा सकता है, प्लस में नहीं जा सकता। F2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, F2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो F2 -1 में तो चला जाएगा लेकिन प्लस में नहीं जाएगा। अब आप देखो यहां पर XO माइनस में X का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है, यहां पर कितना है, -1। तो 0 से -1 रिडक्शन हो रहा है, 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन फ्लोरीन कभी +1 नहीं हो सकता, ठीक है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये रिएक्शन फ्लोरीन नहीं देगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार पूछी जाती है, इसलिए मैं एक बार पहले करा चुका, एक बार अब कराऊंगा, 2 बार और कराऊंगा तुम्हें, ताकि सोते सोते भी कोई पूछे तो आप इसको तुरंत बता दो। ठीक है, नाम भी ध्यान रखना है बेटा इसका, क्लियर है। तो Cl2 Br ओहो Br2, Cl2 Br2 और I2, Cl2 Br2 I2, बट नॉट F2। Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2, लेकिन F2 नहीं हो सकता। ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसकी बैलेंसिंग मैंने आपको करा दी है। अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ X2। तो ध्यान रखना बेटा, इसका तरीका मैं बता रहा हूं, यह तरीका सिर्फ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एप्लीकेबल होगा, क्लियर है।
देखो, जो आपको कराया जा रहा है एनसीईआरटी पूरी कवर हो चुकी है मोल की बहुत पहले, लेकिन ये सारी चीजें क्यों कराई जा रही हैं, पहले ही आगे के चैप्टर की हैं। ये खुद समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ताकि बार बार आ जाए। और आप केवीपीवाई का एग्जाम भी दोगे, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, क्लास 11th में ही होगा, क्लास 12th में भी होगा, तो हर चीज कवर की जाती है ताकि हमारा सब कुछ कवर हो जाए। भाई मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए केवीपीवाई का एग्जाम है, ठीक है। हमें एक ऑप्शन साथ में लेके चलना होता है, मेडिकल वालों को भी नॉन मेडिकल वालों को भी। देखो X2 बस तैयारी आपको यही करनी है, इससे सब कुछ तैयार होगा आपका, मेडिकल भी नॉन मेडिकल भी, केवीपीवाई भी, आईएसआई भी। आईएसआई इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, ध्यान रखना बच्चों, नॉन मेडिकल वालों के लिए आईएसआई बहुत बढ़िया एग्जाम है, बहुत मांग है। इस बार बच्चों के बड़े अच्छे पैकेजेस गए थे, बेटर देन आईआईटी आईएसआई में। और आईएसआई में अपने इंस्टीट्यूट से ऑल इंडिया सेकेंड रैंक थी अटल भाटिया की, बहुत बड़ी बात है। आईएसआई मतलब एक आईएसआई दूसरा है, आईएसआई इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। मेडिकल वालों के लिए ऑप्शन केवीपीवाई का बहुत बढ़िया है, केवीपीवाई के थ्रू काफी अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें हम जा सकते हैं, जिनको साइंटिस्ट वगैरह बनना होता है, ठीक है। तो सारी तैयारी एक साथ हो रही है, सारे टीचर्स सबको लेके चल रहे हैं। तो कुछ बच्चे घबराने लगते हैं मेडिकल वाले कि सर मेडिकल से बहुत ज्यादा कराया जा रहा है, तो वो आपके कैरियर को ध्यान में रखते हुए कराया जाता है कि आप जो भी एग्जाम दो उसमें आपको कुछ नया ना मिले। चलो बहुत बातें होगी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ X2, अब सुनो ध्यान से बेटा, अब इसमें X2 X माइनस अलग अलग लिख लो, X2 से X माइनस। अब यहां X2 है, अलग अलग रिएक्शन का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे। पहले हमने क्या लिख लिया, ये रिडक्शन हाफ है ना, X का 0 यहां पर -1, 0 से -1, एक में एक का चेंज, और X2 कितने, 2, 2 में कितने का चेंज, 2 का चेंज। तो यहां मैं E1 लिखता हूं, E1 हो गया m/2, ठीक है। अब X2 से X माइनस ले लो, ध्यान से सुनना, X2 से X माइनस, यहां 0 है, यहां पर हो गया +1। अब 0 से +1, एक में एक का चेंज, और इसको क्या बोलोगे, ये है ऑक्सीडेशन हाफ। साथ साथ नोट्स बनाते रहो, 0 से +1, एक में एक का चेंज है ना, और X2 2 है, वो 2 में कितने का चेंज, 2 का। तो बेटा E2 हो गया m/2। जो इक्विवेलेंट वेट आएगा इस रिएक्शन में X2 का, वो कैसे आएगा, दोनों को ऐड कर दो, E1 प्लस E2, m/2 प्लस m/2 कितना आ गया, m/1। तो यहां पर इसका n फैक्टर आया बेटा 1। ध्यान रखना, ये तरीका सिर्फ डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट का n फैक्टर निकालने का तरीका है। अलग अलग इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, फिर ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद ये देखो यहां पर लग रहा है जैसे 2 होगा, है लग रहा 2 होगा, पर ना 2 नहीं होता, कितना होगा 1। ऐड करने के बाद जो आया n फैक्टर 1, इक्विवेलेंट वेट m/1, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, तो कोई नहीं, रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं। अब एक चीज और ध्यान रखो, X2 अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH होगा तो ये X माइनस और XO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दो, अभी लर्न करो, जब कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH था तो ये कन्वर्ट किस में हो रहा था, X माइनस और XO माइनस में, हैलाइड में और हाइपोहैलाइट में। लेकिन हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH होगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू X माइनस आयन, मतलब हैलाइड। XO3 माइनस आयन क्या होता है, हैलेट। जैसे NaX3 होगा तो क्या बोलेंगे, सोडियम हैलेट, ठीक है। XO3 माइनस, NaXO3, NaIO3, NaBrO3 जैसे Cl होता, देखो यहां पर मैं Cl2 ले लू, हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH तो Cl माइनस आयन प्लस ClO3 माइनस आयन, तो क्या बोलोगे इसको बेटा, क्लोरेट। अगर मैं Br2 ले लू, ठीक है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड बेस, तो Br माइनस आयन और क्या होगा, BrO3 माइनस आयन, तो ये तो ब्रोमाइड हो गया,
ये क्या होगा, ब्रोमेट। अगर मैं I2 ले लूं तो क्या होगा, I माइनस और IO3 माइनस आयन, तो ये क्या होगा, आयोडेट। अगर मैं F2 ले लूं तो F माइनस और क्या हो जाएगा, FO3 माइनस आयन, ये क्या होगा, फ्लोरेट। ऐसा नहीं होगा, है ना, तोता मैना के साथ भैंस नहीं उड़ानी, इसमें तो होगा, ये रिएक्शन होगी नहीं, ध्यान रखोगे, है ना। जैसे ना तोता उड़, मैना उड़, भैंस उड़, तो तोता मैना के साथ भैंस उड़ा दी, ये भी हो गया, ये नहीं होगा। क्लियर हुआ, क्योंकि एफ, देखो यहां पर बी आर कितना है बेटा, 5, सीएल कितना है 5, एक्स कितना है 5, तो फ्लोरीन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, दिस रिएक्शन विल नॉट गिवन बाय फ्लोरीन। ठीक है, ध्यान रखना। अब हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, Br2 का, निकाल के बताओ जल्दी से। Br माइनस प्लस BrO3 माइनस एन, बताओ कितना होगा इक्विवेलेंट वेट Br2 का। Br2, Br माइनस और BrO3 माइनस में है, एन थोड़ा ना होगा यार, क्या बात कर रहे हो, ध्यान से करो। 3m/5 रिदम सही हो रहा, 3m/5 शायद यही होगा। देखो फिर ऐसे करो, Br2 देखो 0 है, -1 क्या हो रहा है, रिडक्शन, 0 से +5 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब भाई Br2 से Br माइनस, है ना, या 0 से -1 हो रहा है, एक में एक का चेंज, Br कितने, 2 है, तो भाई E1 क्या हो गया, m/2, 2 में 2 का चेंज। अब ये ले लो, Br2 से BrO3 माइनस एन, या 0 से +5, 0 से +5, एक में 5 का चेंज, तो Br2 तो 2 है ना बेटा, 2 में 10 का चेंज, तो E कितना हो गया, m/10 E2। तो इक्विवेलेंट वेट E1 प्लस E2, m/2 प्लस m/10, कितना हो गया ये, 6m/10, 3m/5, या m को 5/3, देखो ध्यान से, m/5/3, तो इसका n फैक्टर आएगा 5/3। भाई इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, m/n फैक्टर, हमने 3m/5 को m/5/3 लिख सकते हो, तो n फैक्टर पूछा तो क्या होगा, 5/3 आएगा। क्लियर, समझ में आया। देखो आगे और एग्जाम्पल लिखो इसके, P4 करके दिखाओ। ये जो मैं रिएक्शन लिखा रहा हूं ना बेटा, ये रिएक्शन सारी यूज होनी है आगे, ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये पी ब्लॉक की रिएक्शंस है जो आती है एग्जाम में, प्रोडक्ट पूछी जाती है इनकी, तो इसलिए हम इन्हीं रिएक्शन को यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल में, ताकि दो काम एक साथ हो जाए, इक्विवेलेंट वेट भी समझ में आए और रिएक्शन भी कुछ कुछ आइडिया हो जाए। चलो P4 का जल्दी बताओ मुझे, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। ठीक है, P4 का इक्विवेलेंट वेट और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, S8 OH माइनस आयन, S-2 प्लस S2O3 2 माइनस। आपको आंसर ऐसे लिखना है, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, है ना, देखते हैं किस किस के सही निकलते हैं। थर्ड एग्जांपल S3PO3, S3PO4 प्लस PS3, आराम से जल्दी मत करना, 100% एक्यूरेसी चाहिए, धीरे धीरे करो, बहुत जल्दी करते हो तभी सिली मिस्टेक होती है एग्जाम में। Cu प्लस से Cu+2 और Cu5, MnO4-2, ये हो रहा है MnO4 माइनस में, प्लस MnO2 में 5। चलो इतने बता दो, काफी है, आराम से समय लो 4-5 मिनट का, जब मैं पूछूंगा आंसर लिखो तब लिखना है। फर्स्ट का m/3, सेकंड का m/8 होगा, अच्छा चलो मैं देख रहा हूं कौन कौन क्या क्या बता रहा है, आराम से करते जाओ, सारे करो और लिखो। रिएक्शन भी एनालाइज करा करो बेटा, क्या किससे क्या बन रहा है, थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश किया करो। सेकंड का m/8, शाखा सेकंड का m/8, फोर्थ का रिया किसका है 2m/8। चलो बेटा आप लोगों ने सबने कर लिया है, ऑल डन। चलो डिस्कस कर लेते हैं, है ना, एक एक करके देखो, सारे डिस्कस करते हैं।
P4, देखो ध्यान से बेटा, 0 से -3 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन। अब P4 है तो हम E इज इक्वल टू क्या लिख लें, E1 + E2। E1 0 से -3, एक में 3 का चेंज, 3 का चेंज, तो 4 में कितने का होगा बेटा, 12 का, तो m/12 प्लस, या 0 से +1, एक में 1 का चेंज, 4 में कितने का, 4 का, m/4, आंसर m/3, n फैक्टर 3 आ गया इस रिएक्शन में P4 का। ध्यान भी रखना बेटा, P4 की रिएक्शन बेस से कराओगे तो PH3 और H2PO2 माइनस, NaH लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ, NaHPO2, है ना, ध्यान रखना। S8 देखो 0 से -2, एक में 2 का चेंज, ठीक है, 1 में, पर S8 है 8, 8 में कितने का होगा बेटा, 16 का। E इज इक्वल टू m/16 प्लस 0 से H2O3, H2O3 में एक का कितना है, देखो ध्यान से, एक का कितना निकाल लो, 2x प्लस 3 × -2 इज इक्वल टू -2, तो 2x कितना आ गया, 4, x कितना आ गया, 2 है, देखो ध्यान से, है ना, 2 आया। तो यहां पर 0 से 2, एक में 2 का इंक्रीमेंट, तो 8 में 16 का, m/16, तो कितना आ गया है, m/8, सबका सही था, बहुत बढ़िया। यहां पर बेटा +3 है, यहाँ +5 है, यहाँ -3, +3 से +5 m/2, +3 से -3 m/6, कितना आ गया, 6, 3m + m, 4m/6, 2m/3, m/3/2, n फैक्टर क्या आ गया, 3/2, सबका यही आया था, बिल्कुल सही है। अब देखो Cu +1 से +2, एक में 1 का चेंज, यहाँ पर +1 से 0, एक में 1 का चेंज, तो क्या लिखोगे बेटा, m/1 + m/1, कितना आ गया, 2m। देखो इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर मास से ज्यादा हो सकता है, ये एग्जांपल आ गया। कभी आ जाए ऑब्जेक्टिव में, क्या इक्विवेलेंट वेट हमेशा मोलिकुलर मास से कम होगा, नहीं, मोलिकुलर मास के बराबर भी हो सकता है, मोलिकुलर मास से ज्यादा भी हो सकता है, मोलिकुलर मास से कम भी हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान दो। +1 से +2 एक का चेंज m/1, +1 से 0 एक का चेंज m/1, 2m आ गया। अब यहां देखो बेटा +7 +6 है, +7 है और +4 है, +6 से +7 m/1, +6 से +4 m/2, है ना, कितना आ गया, 2, 2m + m, 3m/2, m 2/3, ठीक है, तो n फैक्टर कितना आ गया इसका, 2/3 आ गया, देखो ध्यान से। तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये हो गई टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।